यस, वेलकम बैक। देखिए, आरएफएचए की सुविधा के बाद में अब हम कुछ और सुविधाओं के बारे में भी बात करेंगे। और उसमें जो दूसरे नंबर की सुविधा आएगी वह आएगी बिना ब्याज ऋण की सुविधा। यदि किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को बिना ब्याज के लोन दे दिया जाता है, बिना ब्याज के ऋण दे दिया जाता है, तो ऐसे ऋण में यदि 20,000 रुपये तक का ऋण है, सुनिएगा ध्यान से, यदि 20,000 रुपये तक का ऋण है तो वह ऋण तो करमुक्त होगा, वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं मानी जाएगी। पहली बात तो अब ये टोटल ऋण होने चाहिए, जैसे 4 बार में उसने 25,000 ले लिए तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा फिर उसका ब्याज। और यदि 20,000 ही हो रही टोटल, तो ऐसी स्थिति में 20,000 तक का यदि ऋण दिया है किसके, बिना ब्याज के, तो ऐसी स्थिति में वह क्या होगा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मानी जाएगी। और दूसरा सुनिए, यदि 3A में वर्णित कोई बीमारी हो और उस बीमारी के लिए एम्प्लॉयर द्वारा क्या दिया जाए, ऋण अवेलेबल, जैसे कैंसर है, जैसे टीबी है, जैसे हार्ट पेशेंट है, जैसे किडनी प्रॉब्लम है, और उन सब के लिए क्या दिया जाए, ऐसा लोन अवेलेबल करवाया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी सुविधा का मूल्य क्या होगा, 0 होगा। और यदि इसके अलावा किसी भी प्रकार का लोन है, 20,000 से ज़्यादा का लोन हो कुल मिला करके, तो उनका जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वह नॉशनल रूप से क्या मानी जाएगी, सुविधा मानी जाएगी। इन ब्याज की दरें 1 अक्टूबर 2019 की जो दरें होगी वो इस बार आपके लागू होगी, और 1 अप्रैल 2019 यानी जो अपना सेशन वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, उस दिन जो भी ब्याज की दरें होगी वह उस सुविधा का वैल्यूएशन करेगी। उस दर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस सुविधा का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना होगा और वह सुविधा मानी जाएगी। ये बिना ब्याज ऋण की सुविधा। इसके बाद सुने, जीवन बीमा की अगर कोई पेमेंट है और वह कौन कर रहा है, नियोक्ता कर रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जीवन बीमा का पेमेंट नियोक्ता क्यों करेगा भाई। हाँ, यदि जीवन बीमा के आधार पर दुर्घटना बीमा हो और दुर्घटना बीमा के आधार पर यदि सभी कर्मचारियों के लिए पेमेंट कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जीवन बीमा का पेमेंट है तो वह पर्सनल लायबिलिटी है, और किसी भी प्रकार के निजी दायित्वों का यदि भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो उसको भी सुविधा में शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान। यदि नियोक्ता द्वारा सुपर एन्युएशन फंड बनाया जाता है, किन के लिए, अधिवार्षिकी कोष कहते हैं इसको, और ये यदि कर्मचारियों के लिए बनाया हुआ है, और तो इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है वह कितना भी अंशदान कर सकता है नियोक्ता, परंतु 1.5 लाख रुपए तक का अंशदान तो करमुक्त होगा, सुविधा का मूल्य नहीं माना जाएगा। 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कोई अगर अंशदान कर रहा है, कौन, नियोक्ता कर्मचारी के खाते में, तो वह सुविधा का वैल्यूएशन होगा। इसके बाद आगे बात करें चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा। चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा से क्या मीनिंग है भाई, यानी यदि कोई मूवेबल एसेट्स यूज़ करने के लिए दी गई है, किसको, कर्मचारी को, किसके द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, तो वह मूवेबल एसेट्स जिस भी कॉस्ट की है उस कॉस्ट का 10% उस फैसिलिटी की वैल्यूएशन क्या की जाएगी, वेतन में जोड़ दी जाएगी, अनुलाभ के रूप में टैक्सेबल हो जाएगी सभी कर्मचारियों के लिए। यानी चल संपत्ति का उपयोग यदि नियोक्ता कर्मचारी करता है और वह उसका स्वामी कौन है, नियोक्ता है, तो उसकी जो वैल्यूएशन है उसका 10% क्या किया जाएगा, वैल्यू जो है कर योग्य अनुलाभ के रूप में कर योग्य करवाई जाएगी। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चल संपत्ति का हस्तांतरण, यानी कोई मूवेबल एसेट्स क्या कर दी जाए, ट्रांसफ़र कर दी जाए, किसको, कर्मचारी को, किसके द्वारा, नियोक्ता द्वारा। अब यहाँ हमको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है कि ट्रांसफ़र की गई एसेट्स का नेचर क्या है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। यदि किसी प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ट्रांसफ़र किया गया है, तो हम 1/4/2019 को उसका वैल्यूएशन क्या है वो हम उसके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए जो भी एसेट्स है उसका वैल्यूएशन खरीदी गई तिथि से लेकर के और जिस वर्ष में ट्रांसफ़र किया गया तब तक का उसका डेप्रिसिएशन काट कर वैल्यूएशन देखेंगे। पूरे वर्षों को ध्यान में रखा जाएगा, अधूरे वर्ष को नहीं रखा जाएगा। पूरे वर्षों का कैलकुलेशन करके हम देखेंगे कितने वर्ष हो गए। जैसे उसको उपयोग करते हुए या उसको ख़रीदे हुए 3 साल और 11 महीने हो गए, तो हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन नॉशनली काटना है। किस रेट से काटना है, ये रेट सुनिएगा पहले तो। यदि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रकार का कोई आइटम है तो उसके ऊपर 50% WDV की दर से, यानी रिटन डाउन वैल्यू से डैप काटते चलेंगे। मैंने कहा 3 साल 11 महीने, तो 3 साल का डैप काट देना, वही उसकी क्या हो जाएगी, WDV।
उस WDV को कंपेयर करेंगे कि हमने उसको कितने में दिया है और उसकी वैल्यू कितनी थी। यदि ज़्यादा थी तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि उसको सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। यदि मोटर कार ट्रांसफ़र की है तो मोटर कार पर 20% का डैप काटा जाएगा WDV की कैलकुलेशन से। और यदि अन्य कोई भी संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है, चल संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, तो उसके ऊपर फ्लैट यानी सिंपल मेथड से फ्लैट रेट से क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन काटा जाएगा 10% की दर से। और जितने पूर्ण वर्ष हैं उन पूर्ण वर्षों का डैप काट के उसकी वैल्यूएशन देखेंगे और जितने में ट्रांसफ़र किया गया उससे डिफरेंस करेंगे, क्या कोई सुविधा मिली है। यदि कोई सुविधा मिली है तो उसको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने क्या हुई, चल संपत्ति की सुविधा हस्तांतरण, यानी जो कर्मचारी है उसको सभी कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं हैं वो टैक्सेबल होती है। थैंक यू वेरी मच।